नमस्कार साथियों। आज हिस्ट्री का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री पार्ट एंशिएंट से, ठीक है। एंशिएंट से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंशिएंट जो एज होता है उसको ग्रीक रोमन पीरियड कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीक रोमन पीरियड, ठीक है। ये जो टाइम होता है इसी को क्लासिकल एज कहा जाता है, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज जो फॉलो किया गया था क्लासिक्स को, इसी क्लासिक्स को फॉलो करने की कोशिश की थी, ठीक। ये क्लासिकल एज जो होता है ना, ये एंशिएंट ग्रीक रोमन पीरियड कहा जाता है। इसमें ये जो राइटर थे यहाँ के, इन्होंने ही क्या किया, हिस्ट्री के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया था। आप लोगों को पता है, ठीक। जो ये प्लेटो आते हैं, अरिस्टोटल आते हैं, इन्हीं की थियरी को क्या किया जाता है, आगे चल कर के फॉलो किया जाता है, ठीक। इन्हीं की थियरी में ही थोड़ा सा इधर उधर जो काट छांट की जाती है उसी, लेकिन उसको अबॉर्ट नहीं किया जाता। उनको ये नहीं कर सकते हैं कि उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ही थियरी को फॉलो किया जाता है, ठीक। तो इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है जो होमर वर्जिल, ठीक है, और होरेस, एस्किलस, प्लेटो, सेनेकन ट्रेजिडी, इन्हीं सेनेका को फॉलो करके सेनेकन ट्रेजिडी, ठीक है, जिसको ब्लडशेड ट्रेजिडी या जिसमें खून खराबा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं के ऊपर है। अरिस्टोटल और प्लेटो, ये दोनों तो ऐसे प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनके बिना ये एंशिएंट एज पूरा ही नहीं होता है, ठीक। उसके बाद है प्लाटस हैं, टेरेंस हैं, यूरिपाइड्स हैं, ये सब राइटर हैं जो कि प्रोमिनेंट राइटर हैं। ये इस एज के ऐसे राइटर हैं जिनको पूरा इतिहास यानी आगे के आने वाले समय में इन्हीं को फॉलो किया जाता है, इन्हीं को एक बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा सबसे पहला राइटर जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें आते हैं प्लेटो, ठीक है। ये ग्रीक के फिलासफर और थिंकर दोनों थे, ठीक है। ये फिलासफी, अब इनको पता ही है कि फिलासफर और पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने अपनी व्यूज़ इस पर दिए हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ही गिव्स हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री। अब पोएट्री पर इन्होंने कहा पोएट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, यानी हम क्या करते हैं, जो लिखा रहता है उसको भी नकल, यानी जिसने जब किसी, हम वैसे कॉमन सेंस में देखा जाए तो जब हम किसी की नकल करते हैं तभी हमारे सामने, यानी चाहे हम अपने आइडियाज़ की बात करें, किसी कंटेंट की बात करें, कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ करके समझ करके फिर अपने व्यूज़ को हम लिखते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे जिस, हम केवल अपनी स्टाइल चेंज करते हैं, बाकी कंटेंट वही रहता है, ठीक। तो ये क्या थे, इन्होंने अपनी पोएट्री पर व्यूज़ दिया। इन्होंने कहा पोएट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ठीक है। उसके बाद पोएट्री इज़ एन इमोशनल अपील, ठीक है। इन्होंने दूसरी बात कही कि पोएट्री इज़ एन इमोशनल अपील। पोएट्री में क्या होता है, इमोशनली सारी बातें लिखी जाती हैं, ठीक। और उसके बाद है इमोशन इन पोएट्री। अगली बात जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, इमोशन इन पोएट्री विमेनाइज मैन, ठीक है। एक तरह से इन्होंने पोएट्री में इमोशन को एक हर्डल की तरह माना है, ठीक है। यानी हमारे इमोशन को किसकी तरह से बिहेव किया जाता है पोएट्री में, जैसे कि औरतों का बिहेवियर होता है, ठीक है, बात बात पर इमोशनल हो जाना, वैसे ही पोएट्री में इमोशन अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। ये सब बातें आती हैं। इनका जो सबसे बड़ा वर्क है रिपब्लिक है, ठीक है, कंसीडर्ड द फर्स्ट बुक इन द डायलॉग फॉर्म। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है कि रिपब्लिक को फर्स्ट बुक माना जाता है, किस फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म में, ठीक। आयन एंड द लॉज, ये क्या है, लॉ, ठीक है। आयन एंड द लॉज, ये इनका अगला वर्क है, ठीक। ये दो वर्क आपके यहाँ पर इनके इम्पॉर्टेंट है, रिपब्लिक एंड आयन एंड द लॉज, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्लेटो के बाद जो इस एंशिएंट ग्रीक रोमन पीरियड के सबसे प्रोमिनेंट राइटर हैं, अरिस्टोटल हैं। अरिस्टोटल कौन थे, ये फिलासफर और थिंकर हैं, ठीक है।
इस एज के फिलोसफर एंड थिंकर, ये प्लेटो के पीपल, ठीक है, शिष्य। ही वॉज द फर्स्ट हु गेव द फर्स्ट टाइम द थियरी ऑफ ड्रामा, ठीक है। ड्रामा का जो इन्होंने ड्रामा की थियरी दी है सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या दिया है, थियरी ऑफ ड्रामा। इनके अकॉर्डिंग जो हीरो के बारे में इन्होंने बात की, ट्रेजिक हीरो के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जो कहते हैं कि शुड बी अ मॉरल पर्सन। ये कहते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो है वो ना तो मॉरल होना चाहिए ना इमॉरल होना चाहिए, ना मॉरल हो ना इमॉरल हो, बल्कि अमॉरल होना चाहिए, ठीक। क्यों? उसके बाद इन्होंने इनके लिए, इसी हीरो के लिए एक टर्म दिया है, पेरिपेशिया, ठीक है। पेरिपेशिया क्या है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून दैट इज़ द काज ऑफ हिज ओन डाउनफॉल या ओन डिस्ट्रक्शन, ठीक। पेरिपेशिया की बात जब करते हैं तो ये कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होना चाहिए, यानी जो हमारा ट्रेजिक या हीरो की जो बात हो रही है वो ऐसा होना चाहिए कि अचानक उसके सब कुछ सही चल रहा हो, फिर अचानक उसकी लाइफ में परिवर्तन हो जाना चाहिए, और वही जो चेंजेस है वही उसके ओन डाउनफॉल का, ओन डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनता है, ठीक है। दैट इज़ द काज ऑफ हिज ओन डाउनफॉल। इसके लिए इन्होंने इस रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के लिए जो टर्म दिया है पेरिपेशिया, ठीक। उसके बाद क्या है, एनाग्नोसिस की बात करते हैं। एनाग्नोसिस का मतलब है डिस्कवरी एंड रिकग्निशन ऑफ दैट रिवर्सल। ये जो रिवर्सल हुआ है उसको यहाँ पर पहचान लेता है, ठीक है। जैसे हैमलेट की बात होती है, जो सबसे बड़ा ड्रामा है शेक्सपियर का, ठीक है, हैमलेट की बात होती है, तो हैमलेट कई बार इस बात को समझता है कि जब क्लॉडियस पूजा कर रहा होता है, वहाँ प्रे कर रहा होता, प्रेयर झुका होता है, तो उसके पास मौका होता है कि उसको मार दें, ठीक। लेकिन वहाँ पर फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि वो कैसा है, मॉरलिटी दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता है कि नहीं, ये पूजा करते समय इसको, यानी प्रे करते समय अगर हम इसको मार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ग को चला जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर ये गलती करता है, बाद में उसको समझ में आता है कि हमने कई बार इसको मारने के मौके मिले लेकिन हमने नहीं मारा। ऐसे मैकबेथ की बात आती है तो मैकबेथ भी लास्ट में समझ लेता है कि हमको जो बिचेज हैं उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, क्या दिखा करके, हमने सपने दिखा करके, हमको महत्वाकांक्षी बना करके, एम्बिशियस बना करके इसने क्या किया है, हमें बेवकूफ़ बनाया है। और वो सोचता है कि अगर हम ऐसा ना करते तो शायद आज हमारी ये जो सबसे बड़ी समस्या है ये ऐसी कंडीशन ना होती, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनाग्नोसिस की बात करते हैं, डिस्कवरी एंड रिकग्निशन ऑफ दैट रिवर्सल। ये जो रिवर्सल हुआ है ये क्यों हुआ है, वो उसका ही कारण होता है। उसके बाद बारी आती है ट्रेजिक फ्लॉ की बात, ठीक है, या ट्रेजिक एरर की बात। जो गलती करता है, ट्रेजिक एरर, उसको इन्होंने टर्म दिया हैमर्सिया, ठीक है। इन्होंने जो गलती की उसको, उसके लिए इन्होंने हैमर्सिया के लिए ट्रेजिक फ्लॉ या ट्रेजिक एरर की बात आती है। फिर बात की कैथारसिस की। कैथारसिस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, वैसे तो है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो कैथारसिस होता है ना, ये ऑडियंस के लिए होता है, ये परगेशन ऑफ इमोशन है, ठीक है, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ टू द ऑडियंस, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी में हीरो क्यों मारा गया, अगर आपको पता नहीं लगेगा ना तो आप हमेशा उसी उधेड़बन में लगे रहेंगे कि आखिर क्यों इसने कोई गलती भी नहीं की, मार दिया गया। लास्ट में ये बताया जाता है कि इसने ये गलती की और इसी वजह से ये मारा गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, इस कैथारसिस का, परगेशन ऑफ इमोशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट। तो राइटर क्या मतलब, जो राइटर होता है, ठीक है, ड्रामेटिस्ट, वो हमारी थॉट को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। जो ऑडियंस होती है उसकी थॉट को प्यूरिफाई करता है, ठीक। जैसे आप लोग देखते हैं कि मूवीज़ में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे किसी मतलब कि एडवेंचरस सीन की बात होती है, या ऐसी सीन जैसे दिखाते हैं हीरो छत पर से नीचे कूद जाता है, ठीक। उससे पहले ही लिख देते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ काल्पनिक हैं, वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है, आप लोग इस तरह के स्टंट को घर पे करने का प्रयास न करें, ठीक। यानी बताया जाता है कि ये सब कैसा है, काल्पनिक है।
कल्पना आप लोग जानते हैं, जो दिखाया जा रहा है उस वो वास्तविकता से एकदम दूर दूर तक उसका कहीं रिश्ता नहीं होता है। यही है परगेशन ऑफ इमोशन, यानी हमारी भाव शुद्धि पहले, इसको कहते हैं हिंदी में भाव शुद्धि, यानी हमारी भावनाओं को पहले से ही शुद्ध कर दिया जाता है। ठीक, या मूवीज़ में दिखाया जाता है कि इसमें जो दिखाया गया जो कुछ है, बीड़ी सिगरेट शराब की बात होती है, वो भी पहले से ही जो कॉशन दे दिया जाता है, ठीक है, सावधानियाँ, उसी की बात होती है कि पहले से आप जान लीजिए, नहीं तो इसको देख करके, चूँकि हम क्या करते हैं, जो मैकाले की जो थियरी है, ठीक है, वो हमारे ऊपर काम करती है। जो बड़े लोग करते हैं वही हम लोग करने लगते हैं। ठीक, ये सोसाइटी जो बात होती है उसी की। तो ये भाव शुद्धि पहले से ही कर दी जाती है। इस कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट, या इसी को हम क्लेरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर का जो उद्देश्य होता है, यहाँ पर हमारी भाव शुद्धि, और फिर लास्ट में भाव शुद्धि इसके माध्यम से कराता है जो ट्रेजिक हीरो होता है। वो ट्रेजिक हीरो के ही माध्यम से कहता है कि हमने ये गलती कर दी जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे, इस उद्देश्य पर, इस डाउनफॉल के लिए हम यहाँ पर खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक, तो यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, ट्रेजिक हीरो की बात। अब आप लोग देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो अरिस्टोटल हैं वो ड्रामेटिक एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ड्रामेटिक एलिमेंट। ड्रामेटिक एलिमेंट में सबसे पहले ये प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट। क्या होना चाहिए? जो इंसिडेंट्स हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इसको अरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है। बट according to Shakespearean tragedy, character become everything. Soul of tragedy, according to Shakespearean tragedy, soul of drama is character. Character everything become in the tragedy, Shakespearean tragedy. उसके बाद थॉट आता है, थॉट के बाद डिक्शन आता है। डिक्शन, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। जैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये नहीं है कि ट्रेजेडी है रोमन, बात हो रही है इंग्लिश की, ठीक है, वहाँ के जो लैंग्वेज है उसका भी वैसे ही यूज़ होना चाहिए, और उसके बाद वहाँ के जो इंसिडेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग घटित होना चाहिए, न कि अलग अलग होना चाहिए। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी एंड कैरेक्टर। जैसा कैरेक्टर हो, जैसी स्टोरी हो, वैसा ही बैकग्राउंड भी होना चाहिए और वैसी ही लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। मेलोडी, यूज़ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें मेलोडी भी होनी चाहिए, क्योंकि गाना ही सब कुछ। आज की मूवीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं, जिसको हम प्लेस कहते हैं, ठीक है। वो करते क्या है, मेलोडी का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद स्पेक्टेटर की बात होती है। स्पेक्टेटर की चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा लोगों को पसंद आए, ये सब किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है, ऑडियंस के लिए होता है। तो जैसा लोगों को पसंद आए वैसे ही ट्रेंड पर चलना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेज डेकोरेशन भी बढ़िया से होनी चाहिए। उसके बाद जो चॉइस हो ऑडियंस को, जो अच्छा लगता हो, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी थीम होनी चाहिए। यानी प्ले की थीम कैसी होनी चाहिए? ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक। ये बात होती है, इनके ड्रामेटिक एलिमेंट की बात होती है। ये अरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी शुड बी प्योर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी शुड बी प्योर कॉमेडी, ठीक है। देयर शुडंट बी मिंगल ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जैसा कि शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी अब टर्म आ गया है, ठीक है, अरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी में इस तरह का कॉमिक एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा जो प्लेजर आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्लेजर ऑडियंस को मिलता है ट्रेजेडी में मिलता है, ठीक है। इसकी बात यहाँ पर होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद अरिस्टोटल जो बात करते हैं ड्रामेटिक यूनिटीज़ की बात करते हैं। ड्रामेटिक एलिमेंट के बाद ड्रामेटिक यूनिटीज़ की बात आती है, जिसमें इन्होंने 3 यूनिटी की बात की है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम में कहते हैं कि प्ले शुड बी टेकन
फ्रॉम इंसिडेंट विच अकर्स इन 24 आवर। ठीक है, जो भी घटना होनी चाहिए कितनी देर में, 24 घंटे के अंदर घटित होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिटी आप प्लेस करते हैं, कहते हैं कि इन अ सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन, यानी जो घटना हो एक ही दिन में एक ही जगह पर घटित हो जाए। ठीक है, इसमें शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसको फॉलो किया गया है। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन की बात की गई। फिर एक्शन में कहते हैं शुड बी द सिंगल एक्शन इन अ प्ले, एक ही बार में घटित हो जाए घटना। ट्रेजेडी शुड बी, और उसके बाद कहते हैं कि ट्रेजेडी शुड बी प्योर ट्रेजेडी, अगर वो ट्रेजेडी है तो उसमें ट्रेजेडी केवल ट्रेजेडी होनी चाहिए। कॉमेडी शुड बी प्योर कॉमेडी, और कॉमेडी कैसी हो, उसमें केवल कॉमेडी ही हो। द प्ले शुडंट बी डिवाइडेड इनटू सब प्लॉट, और प्ले सब प्लॉट में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब प्लॉट में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ये बात है ड्रामेटिक यूनिटीज़ की बात करते हैं। उसके बाद जो बारी आती है लास्ट में, ठीक है, इनके अदर वर्क्स की बात हम अगर करते हैं, जो वर्क्स हैं अरिस्टोटल के, तो उसको देख लेते हैं। प्लेटो का जो वर्क है, दो वर्क्स हैं, पॉलिटिक्स एंड रेटोरिक्स। उसके बाद एक वर्क और इनका आता है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स, ये इनके 3 वर्क हैं जिनकी खास करके बात होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स, रेटोरिक्स एंड मेटाफिजिक्स। ठीक, ये हमारा जो अरिस्टोटल और प्लेटो की बात होती है, जो एंशियंट ग्रीक रोमन पीरियड है, इसमें जो प्रोमिनेंट राइटर हैं प्लेटो और अरिस्टोटल, इन्होंने जो अपनी थियरी दी है उसकी बात हुई। ठीक, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।